हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं फखर दुरानी। आज के टॉक शॉक में 3 बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बलूचिस्तान की सूरत हाल के बारे में, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। दूसरे नंबर पर बात करेंगे पाकिस्तान में अदलिया की आज़ादी के हवाले से। एक गैर मामूली तकरीर की है जस्टिस अतर मिनल्ला ने, उसके बैकग्राउंड में क्या वाक़यात हुए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क्या हाल है और अदलिया का मजमूई हाल क्या है। और तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे एलीट कैप्चर के हवाले से, जो कि नंबर्स आए हैं चीनी की एक्सपोर्ट करने वालों के। चीनी की कीमतें बढ़ गई हैं कि जो चीनी है वो मार्केटों से गायब हो चुकी है, लेकिन इस चीनी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसने हासिल किया और किन लोगों की जेबों में पैसे गए हैं, सबके नाम आ रहे हैं। और उसमें हुक्मरानों के नाम भी हैं और कुछ अहम शख्सियात के भी नाम हैं जिनके नाम मीडिया पर नहीं चलते, हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। जी शाह जी, खैरियत से हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं क्या नहीं? अल्लाह का शुक्र। बस बादल बने हुए हैं, फिर से एक बार बारिशें हो रही हैं। बारिशें हो रही हैं, पंजाब डूबा हुआ है। हाँ ऐसे ही। और खैबर पख्तूनख्वा वाले जो है वो कह रहे हैं अल्लाह का अजाब है। पंजाब डूबा हुआ है और बलूचिस्तान में भी आग लगी हुई है। आपको पता है वहाँ पर परसों एक दहशतगर्दी का हमला हुआ है और बीएनपी के रहनुमा अख्तर मैंगल भी थे और लोग भी थे। बड़ा अफसोसनाक 17 हो गई हैं, 17 शहादतें हो गई हैं। और ये बड़ा अफसोसनाक है कि आप देखें अभी तक बलूचिस्तान का आईजी नहीं लगाया। और ये बड़ी ही ज़्यादती है कि एक फ़ोर्स जो यहाँ पर मौजूद है उसको आप सरबराही नहीं लगा रहे। चलें ठीक है, वहाँ पर एक अलहदगी की तारीख चल रही है या मिलिटेंसी चल रही है, लेकिन आप तो अपने बंदे पूरे करें। आपने वो बंदे भी पूरे नहीं किए हुए। तो शाह जी, ये बलूचिस्तान का एक वाकई जेन्युइन प्रॉब्लम है, ख़ासतौर पे जो बी एरियाज़ हैं ना, 90% से भी अबव बी एरियाज़ हैं वहाँ पे, यानी पुलिस स्टेशंस नहीं हैं। तो जब तक ये बी एरियाज़ में कन्वर्ट नहीं करेंगे, आप सेटल्ड उसमें एरियाज़ में नहीं उनको लेकर आएंगे, तो तब तक ये मेरा ख्याल है ये मिलिटेंसी का जो प्रॉब्लम है वो हल नहीं हो सकेगा। आप 90 अरब से भी ज़ायद जो है वो इन जो लेवीज़ और उसके ऊपर ख़र्च करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो सब के सामने है। फ़खर, बी एरियाज़ की जो आपने बात की ना, तो बी एरियाज़ का मामला काफ़ी हद तक रिजॉल्व कर लिया गया था। तारक खोसा जो फार्मर आईजी हैं उनके दौर में काफ़ी हद तक हमने सेटल्ड एरिया कर लिया था। लेकिन मामला क्या है, अगेन हम बात वो कहते हैं ना, कुछ कहें तो अमीर ना खुश, चुप रहे तो ज़मीर ना खुश। तारक खोसा ने जो किताब लिखी है, हमने इस किताब का यहाँ पे डिस्कस भी किया था। मुदाखलत इतनी ज़्यादा है खुफिया इदारों की, एफसी की, इस्टेब्लिशमेंट की इतनी मुदाखलत है कि वहाँ पर जो भी आईजी जाता है उसको बहुत बड़ा सामना करना पड़ता है इन इदारों के छोटे अफसरान का। बड़े भी इन्वॉल्व होते हैं लेकिन छोटे अफसरान का ज़्यादा, क्योंकि हर किसी ने अपना मनपसंद डीपीओ लगवाना है, किसी ने बंदे उठाए हुए हैं, उन बंदों को पेश करना है तो उस पर गिरफ्तारी डालनी है। या बाज़ लोग तो ये भी कहते हैं, दरोग बगर्दन रावी, कि जो मावराए अदालत कत्ल जो है वो भी होते हैं तो उनकी तहकीक ना हो या उस हवाले से अच्छे बुरे काम जो है वो करवाने हैं तो फिर पुलिस को इस्तेमाल किया जाता है। और आपको पता है कि पुलिस जो है वो बेबस हो चुकी हुई है बलूचिस्तान में। और एक तो ये पुलिस का इंतज़ामी मामला है ना, लेकिन बलूचिस्तान का मसला खाली पुलिस का मसला नहीं है। ये एक नेबरिंग कंट्रीज़ का मसला भी है, अफ़गानिस्तान भी, ईरान भी लगता है। और वहाँ पर एक लोकल अनरेस्ट भी है, लोग जो मुकामी हैं वो भी नाखुश है। तो ये मल्टी डायमेंशनल इशू है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मरकज़ है वो मरकज़ बलूचिस्तान की तरफ नहीं देख रहा। हमने सिर्फ यही बनाया हुआ कि जी वो पड़ोसी मुल्क से आते हैं और वो आके कार्रवाई करते हैं। आप देखें मुल्ला याकूब है, कल वही उसका बयान आया हुआ था कि ये तो इनकी अपनी वो है कि ये खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते, कि पता नहीं सैकड़ों मील अंदर आके वो कार्रवाइयाँ करते हैं। अब इसमें हमारा वो नहीं है कसूर। जी मुल्ला याकूब जो है, आपको पता है मुल्ला उमर के बेटे हैं। हाँ। और ये वज़ीर दिफा है वहाँ पर। अब वो कहते हैं कि ये इनकी सिक्योरिटी इदारों जो पाकिस्तान का है उनकी नाअहली है, नाकामी है उनकी। हाँ ठीक है, उन्होंने कहा कि पहली बात यह है कि वो आपकी सरहद क्रॉस कर रहे हैं, फिर सरहद क्रॉस करके कई मील अंदर, कई सैकड़ों मील अंदर आते हैं, वो जाके कार्रवाई करते हैं, तो आप किधर हैं? तो आप देखिए ना, हमारे यहाँ भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा है कि पहले कहा गया जी ये तो बलूचिस्तान तो एक SHO की मार है। यार क्या आप बातें कर रहे हैं? फिर बलूचिस्तान में BYC है, बलूचिस्तान यकजहती कमेटी,
आपने उनकी लीडरशिप को अंदर कर दिया है। अब मैं आपको इस एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ कि इस्लामाबाद में बलूचिस्तान यकजहती कमेटी के जो लोग हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। आपको पता है ना, समीदीन बलोच, नादिया बलोच बहन है मारंग बलोच की, ठीक है। अब एक तरफ तो आपने बलूचिस्तान में BYC की क़यादत को बंद किया हुआ है, मारंग बलोच को बंद किया हुआ है, उनके साथियों को बंद किया हुआ है। यहाँ पर जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, मैं इस बात का ऐनी शाहिद हूँ, इन गुनाहगार आंखों के साथ मैंने देखा है, कोई और नहीं बात, और जर्नलिस्ट भी थे। वो पहले दिन एहतजाज करने आए इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने, पुलिस आ गई, मैजिस्ट्रेट आ गए, उन्होंने कहा जी हमने आपको नहीं बैठने देना। उन्होंने कहा जी हम यहाँ पर बैठते हैं, आपको पता है ना इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने एक ग्रीन एरिया बना हुआ, वहाँ पर एहतजाज करते हैं। उन्होंने कहा नहीं हम आपको नहीं बैठने, वो दूसरी तरफ जगह बनी हुई है। वो फिर गए वापस, और जब वो जो रोड है सुपरमार्केट से पॉलीक्लिनिक तक जाती है रोड, जो उस साइड से आए तो उस रोड के ऊपर उन्होंने कहा जी इधर बैठ जाए। किसने कहा? इंतजामिया ने कहा, पुलिस ने कहा कि आप इस रोड के ऊपर बैठे। वो कहते हैं हम रोड पे नहीं बैठना चाहते, हम जो हमारा एहतजाज की जगह हम उधर बैठना चाहते हैं। पुलिस और इंतजामिया क्या कह रही है कि नहीं आप रोड के ऊपर बैठे। अब वहां पर उस रोड के ऊपर उन्होंने वो जो सड़क है 1 माह से ज्यादा अरसा हो गया उस सड़क को बंद किया हुआ है, ठीक है। लोग खराब हो रहे हैं, वहां पर एक वो पेट्रोल स्टेशन भी है, गैस स्टेशन भी है, लोगों ने आना जाना है, वो लोग मसाइल का शिकार हैं। लोग इसको बुरा भला कह रहे हैं, उन एहतजाज करने वालों को बुरा भला कहेंगे। सामने मार्केट है सुपर मार्केट, वो भी उस एहतजाज करने वालों को बुरा भला कहेगी। बल्कि वो जो पेट्रोल के स्टेशन के मालिक हैं वो तो गालबन अदालत में भी गए हैं। इसमें जिम्मेदार कौन है? पुलिस और इंतजामिया, और उनसे भी ज्यादा जिम्मेदार वो हैं जो उनको पुलिस और इंतजामिया को कह रहे हैं। ये पुलिस और इंतजामिया भी कोई इतने वो चाहते हैं पुलिस और इंतजामिया कि ये आराम से बैठे, ये एहतजाज जो करते हैं, लेकिन उन्हें कहा हुआ है। अब हम उन लोगों का नाम लें कि जिन्होंने उन्हें मजबूर किया हुआ है वहाँ पर बैठने का, फिर ये कहते हैं कि जी आप तो खुदा न खास्ता जी आप तो रियासत मुखालफ हो गए। रियासत मुखालफ नहीं होगी, आपकी नाअहलियों और नलायकियों को हम बयान करते हैं, पुलिस और इंतजामिया को आप इस्तेमाल करते हैं अनफॉर्चुनेटली। अब वो औरतें उधर बैठी हुई हैं, यार उनका मौक़िफ़ गलत होगा, आप उनका मौक़िफ़ सुनो तो सही, सुनने नहीं दे रहे। अब मैं आपको एक खबर भी दे देता हूँ उस पर। खबर इस पे ये है कि पार्लियामेंट में राना सनाउल्लाह, तलाल चौधरी, इन लोगों से जाके कुछ लोग मिले कि देखिए कि वो वज़रा आ जाएं इधर, इन ख्वातीन से मिले, बलूचिस्तान से फैमिलीज आई हुई हैं। उन्होंने कहा जी ठीक है मिल लेते हैं, हम यूँ करते हैं कि वज़ीर तो कोई नहीं आ सकता। फिर बातचीत तय हुई कि आप यूँ करें कि जो पार्लियामेंट की जो ख्वातीन है ना उनको भेज दें। तय हो गया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल पार्लियामेंट की ख्वातीन आएंगी, उनसे ज़ाहिर यकजहती करेंगी। किन से? ये जो बलूचिस्तान की ख्वातीन इस्लामाबाद में बैठी हुई। फिर जो तलाल चौधरी साहब हैं हमारे वज़ीर ममलकत बराए दाखिला, उन्होंने जो लोग बीच में इन बिटवीन बातचीत कर रहे थे उनको फ़ोन किया। उन्होंने कहा जी वो बिल्कुल नामुमकिन है, हमें तो मना कर दिया गया। मना किसने किया है? आप समझ जाए किसने किया? जो ये चला रहे हैं सिस्टम, जिन्होंने वहाँ पर बैठाए हुए हैं। तो अब मुझे ये बताएं कि इनका मौक़िफ़ सुनना चाहिए या नहीं चाहिए? गलत होगा मौक़िफ़, आपकी बात मान ली, गलत होगा। पार्लियामेंटेरियंस को आने देना चाहिए, नहीं आने देना चाहिए? इनको यहाँ पर बिठाया किसने? आपने बिठाया है। तो यार कोई इतनी ज़्यादती, और फिर आपका नाम लें तो फिर आप कहते हैं जी हमारा नाम ले लिया। अच्छा शाह जी, इस पे ना 2-3 बातें हैं। पहली बात जो मुल्ला याकूब ने बात की है ना, ये मेरा ख्याल है कि मुकम्मल तौर पे उनकी बात जो है ना वो दुरुस्त नहीं है। पहले कि एक चीज़ वाज़े तौर पे है कि पाकिस्तान का जो बॉर्डर है कि वो पूरा बॉर्डर को कंट्रोल करना, ये जो क्रॉस बॉर्डर जो इन्फिल्ट्रेशन होती है ये एक जो है वो एक हकीकत है और फैक्ट है। और जहाँ तक ये कि ये सारा वो मुरद इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर ठहरा रहे हैं कि ये पाकिस्तान की ही नाकामी है, तो इसका मतलब है कि कोई भी पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी होती है तो बस वो पाकिस्तान की नाकामी है। आप चाहे उनको वो
दहशतगर्दी के जो ट्रेनिंग कैंप्स भी वहाँ पे लगाने दें, वो सारा कुछ वहाँ पे तैयारी करके आएँ और यहाँ से अगर वो इन्फिल्ट्रेट करके आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि हम बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ज़िम्मेदारी हमारी नहीं है। तो ये भी इस हवाले से मेरा ख़्याल है कि यही जो एक माइंडसेट है और यही जो एक सोच है, इसकी वजह से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं ये दुरुस्त और बेहतर नहीं हो रहे। तो ये मेरा ख़्याल है कि दोनों ममालिक को ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए और एक दूसरे का मौक़िफ़ जो है वो तहम्मुल से सुनेंगे तो तब भी ये जो है वो मामला दुरुस्त हो सकता है, अदरवाइज़ फिर ये इनके ताल्लुकात इसी तरह ही ख़राब रहेंगे। दूसरी बात जो आप कर रहे थे कि पुलिस के हवाले से, कि पुलिस जो है वो बेबस है, वहाँ पे पुलिस का एरिया ही कितना है? सेटल्ड एरियाज़ और जो ए एरियाज़ हैं वो बिल्कुल कम है। वो क्वेटा और ये इस तरह के चंद एक इलाके हैं, ये जहाँ पे जो दहशतगर्दी हो रही है वो तो है ही बी एरियाज़ में है, वहाँ पे तो पुलिस का वो है ही नहीं। लेवीज़ हैं सारे, और लेवीज़ को कौन कंट्रोल करता है और किसके ज़रिए किया जाता है? ये बलोच सरदारों के ज़रिए किया जाता है। तो और उन्हीं के थ्रू ही ये लेवीज़ का जो है वो पैसा जाता है। तीसरी बात जो आप कह रहे हैं, ये जो मारंग बलोच के हवाले से, मारंग बलोच का या ये जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये बिल्कुल इनकी बात सुननी चाहिए हुकूमत को। माजी में यही जो नून लीग की क़यादत आती रही है, ये जो प्रोटेस्ट करते थे उनके साथ आके इन्होंने इज़हार यकजहती भी किया है, बात भी की है। अपोजिशन जो भी आती है वो इनके साथ बात करती है। इमरान खान जब तक ये हुकूमत में थे इनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन कर रहे थे, जब वो हुकूमत से बाहर अपोजिशन में गए तो अब इनके साथ इज़हार यकजहती। तो ये जो बड़ी जमातें होती हैं ये हमेशा जो है ये इस तरह के प्रोटेस्ट कहीं भी हो रहा हो वो उसको एक्सप्लॉइट करती हैं। जहाँ तक बात है कि इनके जो कंसर्न्स हैं वो जेन्युइन हैं या रियासत के हैं, देखें ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बचती। रियासत को भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इसी तरह बिल्कुल इनको भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जो एक चीज़ मेरा ख़्याल है कि एक जो मुझे लगती है, ये ना तो रियासत का जो बयानिया है और ना जो बात है उसको बिल्कुल वाज़े तौर पे सुनने के लिए और मानने के लिए तैयार हैं, और ना ही जो रियासत है इनकी मुकम्मल तौर पे बात मानने के लिए तैयार है। तो एक चीज़ यहाँ पे जो रियासत के कंसर्न्स हैं कि ये जो मिसिंग पर्सन वाला एक बयानिया बनाया गया है, उसमें से बेशुमार ऐसे लोग हैं जो कि दहशतगर्दी में वो इस्तेमाल होते रहे और वो ख़ुदकश हमलावर और ये जितने हैं वो उसमें शामिल हैं। जबकि दूसरा उसके साथ साथ अगर आप रिसेंटली देखें कि मतलब ये जो प्रोफेसर था, वो जो इस तरह के लोग जो आप किस तरह से लोगों की माइंड जो जहन साजी करके वहाँ पे रियासत के ख़िलाफ़ उभारा जा रहा है। तो दोनों साइडों के जो है वो जेन्युइन तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन मसला तभी हल होगा जब मिल बैठ के बात करेंगे। और सियासी जमातें तो हमेशा से ही एक्सप्लॉइट करती हैं इस तरह की चीज़ों को। नून लीग करती रही है अपोजिशन में, अब PTI कर रही है, फिर कल को कोई और करेगी। तो ये सियासतदानों से ज़्यादा वो जो रियासती इदारे हैं इनको मिल बैठ के जब तक ये नहीं करेंगे, मेरा ख़्याल है कि ये मामला रहेगा और ये इसी तरह के जो है वो चलता रहेगा मामला। फ़खर, आपने जो बातें की ना काफ़ी हद तक दुरुस्त है और मैं बिल्कुल उनसे काफ़ी हद तक मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ। लेकिन एक बात की वज़ाहत बड़ी ज़रूरी है। वज़ाहत ये ज़रूरी है कि आपने कहा ना कि जी वो एक प्रोफेसर भी आ गया जिसकी एक वीडियो आई, मतलब वो इन्वॉल्व होगा, कोई मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं होगा इन्वॉल्व, लेकिन वो वीडियो आपने जारी की जिस तरीके से जारी की। अब मामला ये है कि रियासती इदारों की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है, लोग उन पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, अब नतीजा उसका क्या है? नतीजा ये है कि लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। नहीं, क्रेडिबिलिटी तो फिर इस तरह की दूसरी साइड की भी खत्म हो रही है। मतलब मेजॉरिटी आप लोग सवाल वो भी करते हैं। क्रेडिबिलिटी अगर उनकी खत्म होती तो लोगों की ग्राउंड पे सपोर्ट ना होती ना। लोगों की जो बलूचिस्तान के पर्टिकुलर एरियाज़ हैं, ये जहाँ पे मारंग बड़ी पॉपुलर है, वहाँ पर जाके ग्राउंड पे देखें तो सही। मैं तो होके आया हूँ ना, मैं तो देख के आया हूँ। सीइंग इज़ बिलीविंग है कि बलूचिस्तान के अगर दो हिस्से, जिस तरह पश्तून बसते हैं वहाँ पर ये मसला नहीं है, जहाँ पर बलोच है वहाँ पर ये मसला है और बड़ा संगीन मसला है। आप देखें ना, अख्तर मैंगल जैसा एक सीनियर लीडर जो प्रो फेडरेशन था, वो जाके उसने एहतजाज किया और जाके उसने कहा जी मारंग बलोच को आज़ाद। क्यों वो कह रहा है? वो नहीं, उसकी पॉलिटिकल रीजंस भी है ना। उसकी पॉलिटिकल रीजन क्या है? उसे पता है कि ग्राउंड के ऊपर मारंग बलोच पॉपुलर है। उसे पता है कि उसकी सवाल ये है कि मारंग बलोच जब आपके पास आई थी, आपने नहीं उसकी बात सुनी, आप नहीं उसकी बात सुनते रहे, लोग उसको उसका जो बयानिया वो पॉपुलर हुआ, लोगों ने वो ग्वादर में बैठी, आपने अटैक करवाए, ये तो रिकॉर्ड की चीज़ें हैं। अब वो आपने उसको गिरफ्तार कर लिया, वो एक आइकॉनिक किरदार बन गई है। उसके लिए लोग यहाँ पर आए हैं, आप उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप कहते नहीं हमारा मौक़िफ़ ही ठीक है। अगेन
कुछ बातें आपकी भी ठीक है, लेकिन ये जो मिसिंग पर्सन का मसला है, क्या ये नहीं है ह्यूमन राइट्स का भी मसला है, ये भी मसला है कि वहां पर लैदगी तहरीक चल रही है। ये बिल्कुल दुरुस्त ये दोनों बातें हैं, लेकिन ये बातें हल कौन करेगा? ये हल बात करेगी, ये हल बात करेगी जिनके पास इख्तियारात हैं, वो उनसे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियों के लोग आए और वो भी आए, वो भी अपने कंसर्न्स बताएं, इन लोगों को बिठाएं और इनके सर पे, इन बच्चों के सर पे हाथ रखें। बिल्कुल, जो रियासत के खिलाफ पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में जो लोग रियासत के खिलाफ हथियार उठाते हैं उनको क्रश किया जाता है, उनके खिलाफ हथियार डाले जाते हैं। अमेरिका में नाम लेते जाए, मुल्कों में नाम लेते जाए, श्रीलंका का देख लें, बरतानिया आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के साथ जंग होती रही बकायदा, ये सारी बातें हैं। लेकिन जब आप ह्यूमन राइट्स वायलेशंस करते हैं और उनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनली आइन और कानून की लिमिट्स के अंदर आवाज़ उठाने वालों को उसकी जगह पर बैठने नहीं देते, उनकी आवाज़ उठाने वालों को गिरफ्तार कर लेते हैं, तो आपका जो नैरेटिव है उस पर कमज़ोर होता है। ये आप ये सोचते हैं कि हम दबा के कर लेंगे, दबा लेंगे, आप पावर आपके पास है, लेकिन क्या आप लोगों को सेटिस्फाई कर लेंगे, सुकून ला सकेंगे? आंसर नहीं। हमें तो इन जगहों पर ज्यादा अमन की जरूरत है। शाहजी, फिर आप भी एक साइड का मौक़िफ़ वो कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के हवाले से देखें, जेन्युइन कंसर्न दूसरी साइड पे भी है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन मैंने तो कहा वो भी कर नहीं, मैंने तो कहा वो भी कर रहे हैं। देखें, आप एक आम मजदूरों को गाड़ियों से उतार के चुन के उनका शनाख्ती कार्ड देख के कत्ल करते हैं पॉइंट ब्लैंक के ऊपर, ये भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है बुनियादी, जो एक वो किया जा रहा है। आप ट्रेनों को, गाड़ियों को उतार के वहाँ से स्पेसिफिकली पंजाबी नेशनैलिटी के लोग देखते हैं, उनको चुन के मारते हैं, तो ये दूसरी साइड का भी जेन्युइन एक वो है। मेरी बात सुने, मैंने ये बात कही है, उनकी आवाज नहीं, मारंग बलोच की गिरफ्तारी की कैंप भी लग जाते हैं। मुझे ये बताएं, यहाँ पे कितने कैंप लगे हैं उन लोगों के लिए जो बेचारे मजदूर, जो डाला ड्राइवर, जो गाड़ी ड्राइवर, जिनको चुन चुन के मारा गया, उसके लिए कितने वो कैंप्स लगाए गए हैं, और कितने साफियों ने आवाज उठाई है। मेरे अपने लैया से उठाई आवाज, मेरे अपने लैया से बेचारे वो जाते हैं इस सीजन में, ये जो सीजन है ना, इसमें वहाँ पे सेब मिलते हैं सस्ते, वो जो कम क्वालिटी वाले होते हैं, तो वो एक शापर बना के 5 किलो का 100 रुपए का, वो इस तरह का भी, इस तरह के चुन चुन के लोगों को मारा गया। वो उनके पास तो बेचारों के पास इतना किराया नहीं, उनकी फैमिली के पास, कि वो इस्लामाबाद आके वो कैंप लगा सके। वो ना उनकी मीडिया तक एक्सेस है, ना कोई मीडिया उनकी आवाज़ उठाता है। मैंने यही आवाज़ उठाई है, और मुझे जो है वो क्या कहा जाता है कि तुम तो स्टेट के और पता नहीं टाउट बन गए हो। ऐसा नहीं होता। देखिए, ये बिल्कुल आवाज़ उठाएं, उनका केस लाएं, हम यहाँ पर चलाएंगे। मैं अब आपको जवाब देता हूँ। मारंग बलोच ने बलोचिस्तान में जो पंजाबी मारे गए हैं और ये जो लापता लोग, इन्होंने उसकी मजम्मत की है। समीदीन बलोच, मैं आपको रिकॉर्डेड इंटरव्यू है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हम इधर यहाँ पर चलाएंगे, हमने एक गवर्नमेंट का मौक़िफ़ लेना है, रिकॉर्डेड इंटरव्यू। आप कहते हैं नहीं, मैं आपको साबित करूँगा, ठीक है। इन्होंने मजम्मत की है। पहली बात, दो तरह के लोग हैं, एक वो हैं जो हथियार उठाए हुए हैं और वो फायर कर रहे हैं, पंजाबियों के ऊपर फायर कर रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, उनके साथ कोई भी नहीं खड़ा। ना मैं खड़ा हूँ, ना आप खड़े, कोई भी नहीं खड़ा। ये गलत है। ये पाकिस्तान को अगर कोई भी बंदा तोड़ने की बात करे या वो कहे कि जी हम पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाएंगे, तो उसके ऊपर तो कौन साथ देगा? उसका कोई भी नहीं साथ देगा। ये जो औरतें यहाँ पर बैठी हुई हैं, ये कह रही हैं, ये तो ये नहीं कह रही, ये तो आपको कह रही हैं कि देखिए, आप आइन और कानून के मुताबिक अगर आपने बंदे उठाए हुए हैं, जो कि हमें भी पता है कि कुछ लोग उठे हुए हैं ना, मसला तो है। ये तो जो इंसानी लापता इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस का जो कमीशन है, वो तो खुद एडमिट करता हुआ, उसके जारी हुए किए हुए नंबर्स हैं कि ये वाकई इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस हैं, ठीक है, ये रिकॉर्डेड बात है ना। वो ये कहते हैं कि आप इन्हें अदालत में पेश कर दें, इन पे अगर इन्होंने जुर्म किया हुआ होगा, ये रियासत का मतलब ऐसे तो कोई नहीं उठाता। वैसे तो कोई नहीं उठाता, मान लिया, कुछ गलत भी उठाए जाते हैं। उन्होंने जुर्म किया हुआ है, आप उन्हें अदालत में पेश करें, उनको सजा दिलवाएं। ये बात उनकी क्या नाजायज़ है? नहीं, तो बिल्कुल जायज़ ये बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, ये सिंपल सी ये बात है। अब वो यहाँ पर आते हैं, एहतजाज आप नहीं करने देते, आप उनको उठा लेते हैं, तो इससे क्या, वो जो बलूचिस्तान में बैठा हुआ एक आम यूथ है, वो क्या समझता है? वो ये समझने लग पड़ा है कि अब जो फेडरेशन है ये हमारी नहीं है, और वही अगेन वो पंजाबी, बलोच, सिंधी, बलोच, ये इस तरह की उसमें नफरत बढ़ती जा रही है। ये जब तक लोग जाके फ़ख्र, मैं ना अगेन, हमारे बहुत सारे लोग ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के बात करते हैं, जज्बाती बातें,
बुरा नहीं बनाए, मैं भी पंजाबी हूँ, कोई किसी पंजाबी का भी खून, किसी भी पाकिस्तानी का खून गिरता है तो मुझे भी उतना ही दुख होता है। लेकिन मैं उधर बलूचिस्तान में जाता हूँ, मैं बलूचिस्तान में हो के आया हूँ। ये जब तक आप उधर के लोगों की नहीं सुनेंगे ना तो आपको पता लगेगा खून उधर भी गिर रहा है, और जो खून गिराने वाले हैं वो रूल कर रहे हैं, और वो रूल कर रहे हैं। और जो पॉलिसी मेकर्स हैं, मैं ईमानदारी से समझता हूँ कि शायद पॉलिसी मेकर्स को बात ही समझ नहीं आ रही, और बहुत देर हो जाएगी। ये मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। मेरी नहीं शाह जी, क्या ये महरूमियों की वजह से है? नहीं, मैं बात ये कह रहा हूँ कि क्या ये महरूमियों का उन्होंने सवाल उठाया? इस टॉपिक को जोड़ते हैं ना उस बात से। मुझे देखें, ये बात जुड़ी हुई है जुडिशरी का जरा अदलिया से, कि क्या मुल्क में अदलिया आज़ाद है? मुझे बताएं ना, आज आपका एक अदलिया की क्या डेफिनेशन है आज़ादी की? आप बताएं। क्या अदलिया की आज़ादी यही है कि आप एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स को जो है वो जेलों में भेज दें, उनकी हुकूमत ख़त्म कर दें, किसी को फांसी चढ़ा दें और 40 साल बाद माने कि हमसे गलती हुई है? अदलिया की आज़ादी यही है? वो तो यही मानते हैं। अदलिया की आज़ादी ये जो हमारे जो जज हैं, आपने प्राइम मिनिस्टर का नाम लिया। नहीं, मुझे जो हमारे जज हैं उनके लिए अदलिया की आज़ादी तो यही है कि हमारे पास वही इख्तियारात जो आज से 10 साल पहले थे कि हम बुलाएं, किधर है जी प्राइम मिनिस्टर, उसको बुलाओ फौरी तौर पे, और उसके बाद कहो कि टिल द कोर्ट इज जो एडजर्न, उस तक जो है इसको सज़ा है। ये तो अदलिया की आज़ादी ये वाली चाहते हैं। तो आप कौन सी आज़ादी की बात कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर्स को हटाया गया, और जिस तरह अदलिया ने हटाया गया, ये अदलिया ने अपना मुंह काला किया आज तक। एक मिनट मेरी आप सुन लेना, आप खाली प्राइम मिनिस्टर्स तक जा रहे हैं। मैं उसी की बात कर रहा हूँ, मैं उसी की तरफ, मैं उसी आज तक कभी आर्मी चीफ को बुलाया कभी अदालत में? दिस इज द पॉइंट, मैं ये पूछ रहा हूँ, दिस इज द पॉइंट। जब ये आज़ाद थे तब बुलाया कभी? नहीं बुलाया। तो फिर नहीं बुलाया। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अदलिया ने क्या काम किया। अदलिया ने जस्टिस तमीजुद्दीन केस हमारे सामने, अदलिया ने हर आमर को, हर फौजी हुक्मरान को कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दिया। ऐसा ही है, ऐसे ही है। और फिर अदलिया ने क्या किया कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल कवर देते देते 2007 में जो तहरीक चली, फिर अदलिया एक पावरफुल जो है ना एक एंटिटी बन के आई। 2007 से लेकर अंटिल ये जब तक 26वीं आईनी तरमीम आई है, अदलिया सबसे पावरफुल थी। ठीक है, आपके जो सबसे बड़े हीरो जिनको हमने भी हीरो बनाया, हम इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, उनका रोल क्या था? प्राइम मिनिस्टर को घर भेजना, जो सदर था उसके खिलाफ बातें करना कि जी ये रोजाना काबीना को बुलाया होता था, और बदमाशी करना कि वो आपको याद है वो एक थे ऑडिटर जनरल के खिलाफ ये करते थे। जो 16वीं आईनी तरमीम, 16वीं थी ना जो इन्होंने करवाई थी, गालबन 18वीं थी, 18वीं आईनी जो, हाँ 18वीं आईनी तरमीम जो इन्होंने करवाई थी, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट की नहीं, 18वीं तरमीम ये आई थी शाह जी के, उसमें जो इन्होंने पार्लिमानी कमेटी फॉर जजेस अपॉइंटमेंट बनाई थी ना 18वीं आईनी तरमीम में, उसमें यह था कि पार्लिमानी कमेटी को एक मीनिंगफुल रोल दिया गया था कि पार्लिमानी कमेटी रिजेक्ट कर सकती है। वो जो चीफ जस्टिस को इख्तियार दे दिया गया था कि नॉमिनेशन का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ, वो हाँ अच्छा उसकी बात कर रहे हैं, तो वो इन्होंने किया। अब सूरत हाल ये है कि 26वीं आईनी तरमीम आ गई, काजी, पहले तो काजी फाइज ईसा साहब आ गए, आपने कहा जी काजी फाइज साहब बड़े अच्छे हैं, और मैंने कहा था कभी एक्सटेंशन नहीं लेंगे, और ये उनके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया गया। बाकी उन्होंने सारी सहूलतकारी पूरी की, इस्टेब्लिशमेंट की पूरी सहूलत, और वो थ्रू आउट सहूलतकार थे। मैं उन्हें पता कब से जानता हूँ, आप उन्हें अभी से जानते हैं, मैं उन्हें पता कब से जानता हूँ, जब चौधरी निसार का केस चला था और उससे पहले जो कमीशन बना था। मैं जो जज साहब हैं, मौजूद जज साहब को, मैं उनको उस दिन से जानता हूँ जब पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत था, और मेमो कमीशन का एक स्कैंडल आया था, और वो स्कैंडल आया था उसामा बिन लादेन जब 2 मई 2011 को पकड़े गए थे, तो उस वक्त अमेरिका में एक मंसूर एजाज नाम के शख्स ने दावा किया था कि पाकिस्तान के अमेरिका में सफ़ीर हुसैन हक़ानी को सदर जरदारी ने खत लिखा है, और उन्हें सदर जरदारी का एक पैगाम दिया, या उन्हें एक पैगाम दिया कि अमेरिकी इंतज़ामिया को पैगाम दिया जाए कि पाकिस्तान में जो फौजी हैं, जो जनरल कियानी है, ये हुकूमत पर कब्जा कर सकते हैं, तो उससे बचाया जाए। और उन्होंने एक मजमून लिख दिया। उस वक्त ISI चीफ थे जल पाशा गए, जाके मंसूर एजाज से मिले, फिर DG जो आर्मी चीफ है उनको बड़ा गुस्सा था, वो जल पाशा रिटायर हुए,
यहाँ पर अदालत में केस करवाया गया, कमीशन बन गया यहाँ पर। नवाज शरीफ कोट पहन के गया था। नवाज शरीफ साहब कोट पहन के गए और फिर जनरल पाशा साहब रिटायर हुए और वो अदालत में बयान देने आए। मैं वहाँ पर सारे मौजूद था। उस सारे मामले में ये जो जज साहब हैं, ये जज साहब अदालत में हुसैन हक्कानी के वकील को और गवर्नमेंट का जो वकील है उसको बोलने नहीं देते थे। ये शाह से भी ज़्यादा शाह के वफादार थे। मैं तब से इनको जानता हूँ और मैं हैरान होता था। मोहतरमा आसमा जहांगीर आती थी वहाँ पर, मोहतरमा आसमा जहांगीर वहाँ पर आती थी और मैं हैरान होता था। वही वकील, उनका झगड़ा हो गया, ज़ाती झगड़ा हुआ, कोई उसूली झगड़ा नहीं था फैज़ हमीद के साथ। हम तो कहते हैं ना वो ज़ाती झगड़ा नहीं था कि रूल ऑफ लॉ और उसके ऊपर नहीं था। वो उनको हमारे यार दोस्तों ने हीरो बना दिया और वही फिर जब चीफ जस्टिस बने, फिर जो काम उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम का किया, वो मेरे और आपके सामने हम भी ये सोचते थे कि पार्लियामेंट कोई बड़ा होना चाहिए। और नतीजा भी पता क्या है, आज मेरी बात हो रही थी कि आपको याद होगा 6 जजेस ने, वो पहले कहते थे कि मेरे सामने कोई मामला आएगा तो तब देखेंगे ना, याद है वो कहते थे। 6-5 का भी वो 6 जजेस ने खत लिखा कि जी हमारे काम में मुदाखलत हो रही है, याद है आपको, इसी काजी फैज़ ईसा को। उस वक्त इनको बिल्कुल कोई ख्याल नहीं आया कि रूल ऑफ लॉ है, उस मामले को नहीं छेड़ा। मुकमुका था ना, नहीं छेड़ा। अब वो रिटायर हो गए हैं। अब नतीजा ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपको पता है 6 जजेस की वाज़ेह अक्सरियत थी जो कह रही थी कि ये चीज़ें हो रही हैं। 3 जजेस थे गालिबन जो गवर्नमेंट की साइड भी करते थे, चलो वो ठीक है। 2 जजेस नए अपॉइंट किए, एक जज को आप लाहौर से लेके आ गए। एक जज जो है वो पहले जजेस में से, वहाँ उसके साथ भी कोई अंडरस्टैंडिंग कोई हो गई। अब कोई बात करने वाला नहीं है। आज जस्टिस अतर मिनल्ला ने खिताब किया कराची में और जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि मुल्क में एलीट कैप्चर है। अतर मिनल्ला साहब जो है उनके बारे में हमारी एक राय रही है, वो है, लेकिन अतर मिनल्ला आपको याद है कि बात कह जाते होते हैं, अच्छा, लेकिन एहतियात भी बरतते होते हैं। अब देखें ना, एलीट कैप्चर तक ही महदूद रहे हैं और फिर उन्होंने कहा जी हमारी भी गलतियां हैं, और वो ये ठीक बात है उनकी कि उन्होंने ये कहा कि जी हमारी अदलिया की गलती है, और ये बात दुरुस्त है कि ये जिम्मेदार हमारे बहुत ज़्यादा इस सिस्टम को ख़राब करने वाले जजेस हैं। ये जज साहिबानी ओवर्टली एंड कोवर्टली ये अलाकार बनते हैं इस्टेब्लिशमेंट के, और नतीजा ये है कि आज आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आपको पता है आप लापता हो गए मुख्तलिफ अफराद, ये अहमद नूरानी के भाई जो जब चले गए तो जज साहब ने उसके ऊपर नोटिस जारी नहीं किया इनिशियली। क्या होता है ना, नोटिस जारी करें कि नहीं आज ये रिपोर्ट दें, नोटिस ये जारी करना कि आज रिपोर्ट दें या पर्चा दर्ज कर लें, ये अब पर्चा दर्ज नहीं हो रहा। तो ये रह गई है आपकी अदलिया की आज़ादी। शाह जी, अच्छा इस पे ज़रा मैं ज़रा बात करना चाह रहा हूँ। पहली बात तो ये कि ये जो जुडिशरी के हवाले से ना, हमारी जुडिशरी जो आज़ादी चाहती है वो अगर उसको दोबारा से मिल गई तो फिर उसी तरह होगा कि रोज़ाना इदारों को बुला के इन्होंने वो एक दरबार लगाया होता था, जो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के दौर में भी हुआ, फिर उसके बाद जो थे उन्होंने भी कुछ दरमियान में जस्टिस नासिरुल मुल्क और जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली उनके जो है उन्होंने बेहतर जो है वो किया था। फिर उसके बाद जितने फिर रहे उन्होंने एक नया सिलसिला शुरू किया था, चाहे वो जस्टिस बंदियाल हों, साकिब निसार ने तो इंतहा ही कर दी थी। जी। तो उसके बाद अगर पहली बात तो जस्टिस अतर मिनल्ला के हवाले से बात कर लें, जस्टिस अतर मिनल्ला जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे तो इसमें कोई शक नहीं कि इन्होंने ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के हवाले से कमाल काम किया। इन्होंने लोगों को रिलीफ दिया। मैं खुद भी मतलब इनमें से एक हूँ। जो मुझे इन्होंने जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिला था इनके दौर में। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि जस्टिस अतर मिनल्ला जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे, इनसे एक सीनियर जज थे जस्टिस शौकत सिद्दीकी, उन्होंने भी एक इस तरह की तकरीर की थी और उसके बाद जो उनका हशर किया गया था वो सबके सामने है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने आज तक कभी उनके हवाले से बात नहीं की थी और सबसे बड़े बेनिफिशरी उनके हटाए जाने के बाद यही थे। तो ये जो है मतलब ये जस्टिस अतर मिनल्ला, वो जो आप बात कर रहे हैं ना कि दोनों साइडों को खुश रखते हैं, देखें जस्टिस अतर मिनल्ला अदलिया में आने से पहले जिस आमिर की आप बात कर रहे थे ना कि आमरीत को इन्होंने वो किया, इन्होंने साथ नहीं सिर्फ ये उनकी काबीना का हिस्सा भी रहे। तो ये मेरा ख्याल है कि हमारी जो जुडिशरी की हमेशा से हम ये
आइडियलिस्ट हो के बाज़ औक़ात हम बड़ा वो भी करते हैं कि अदलिया को आज़ाद होना चाहिए, लेकिन अदलिया की आज़ादी जो ये मांगते हैं ये वही है जो आज से 10 साल पहले हम भुगत चुके हैं और जिसका खमियाजा पाकिस्तान कई मरतबा भुगत चुका है। नहीं, अदलिया की आज़ादी का मतलब जो ये लेते हैं उस तरह की कभी मैं चाहता हूँ लोगों को इंसाफ मिले, और मेरे नज़दीक जो अदलिया की आज़ादी है ना वो एक आम साइल जो किसी पिंडी के एक मोहल्ले से उठ के अगर उसको ये यकीन हो कि मैं दरख्वास्त दायर करने जाऊंगा तो मुझे इंसाफ मिलेगा, वो किसी लैया का, वो किसी राजनपुर का, किसी रुझान का, वो जो भी कोई शहरी है उसको इंसाफ मिलेगा। अदलिया की आज़ादी ये होती है। अदलिया की आज़ादी ये नहीं है कि आप प्राइम मिनिस्टर को बुला लें जब चाहें, आप किसी सेक्रेटरी को बुला के वो कर लें, तो ये आज़ादी इसका मैं कायल नहीं हूँ। बहरहाल ये एक फिर लंबी बहस हो जाएगी, ज़रा बात कर लेते हैं इसी से एलीट कैप्चर के हवाले से जो बात है ना, आज बड़े कनेक्टिंग वो आज चल रहे हैं, जल्दी से वो बात कर ले। तो चीनी के हवाले से ना आपने ये जो बातें अदलिया के हवाले से कही ना, इन बातों ये आपने वही बातें की हैं जो मैंने बातें की। हम दोनों इस बात पे बिल्कुल मुत्तफिक है कि लेकिन एक बात और फिर ये बहस वो जवाब दर जवाब फिर वो चला जाएगा। अदलिया को कौन अपॉइंट करता है? अब तो एक जुडिशल कमीशन बन गया ना, उससे पहले 1996 के बाद जो एक तरीकाकार हुआ था ना वो ये था कि चीफ जस्टिस नामजद करेगा। और वो तो नहीं, अभी की बात करें, अदलिया को पार्लियामेंट की कमेटी करती है। हाँ, पार्लियामेंट को कौन मुंतखब करता है? अवाम मुंतखब करती है। फरवरी को अवाम ने मुंतखब किया। ठीक है, ये 8 फरवरी वाला मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं जो है वो एविडेंस के साथ ही जब वो करूँगा, ये एक पेंडिंग हो गया। अब जरा नहीं, ये मैं मतलब ये आपको हकायक बयान करूँगा। चलिए, इसके ऊपर रिपोर्ट्स शाया हुई आलमी इदारों की भी। अच्छा चलिए, मैं उन्हीं आलमी इदारों की रिपोर्ट्स पे बात करूंगा। बहरहाल ये एलीट कैप्चर पे बात करते हैं। ये यार वो बताओ ना तुम, चीनी का हवाला। शाह जी, वैसे आज हुआ ये कि मैं चीनी लेने, हालांकि वो इस्तेमाल कम ही करता हूँ, चीनी लेने गए तो चीनी नहीं मिली कहीं मार्केट में नहीं मिली। मार्केट में मतलब ये इस्लामाबाद की एक अच्छी बड़ी मार्केट जहाँ से वो चीनी नहीं मिली। कौन सी मार्केट की बात कर रहे हैं? ये G9 मरकज में। G9 मरकज जो है वो होलसेल का एक बड़ा वो है। जी, तो वहाँ से चीनी नहीं मिली। अगर G9 मरकज में नहीं है ना मार्केट, क्योंकि G9 मरकज पूरे इस्लामाबाद को सप्लाई करती है। बिल्कुल, तो उसका मतलब इस्लामाबाद में चीनी नहीं है। तो वो चीनी मुझे नहीं मिली कहीं से। मैंने उनसे पूछा क्या वजह, उन्होंने कहा कि हमें कोटा हुकूमत ने मुकर्रर किया हुआ है सरकारी निर्ख वाला, तो वो उसके तहत ही मिलती है। वो हमारे बंदे एक दो हम भेजते हैं, वो लाइनों में लगते हैं, उनको इशू होती है, वो लेकर आते हैं, तो वो फिर अगले दिन जाके कहीं हम जो है वो बेच सकते हैं, और वो एक या दो जो एक बोरी होती है वही मिलती है। तो चीनी के हवाले से जो बहरान है ना, ये मेरा ख्याल है कि इस हुकूमत की सबसे बड़ा जो नाकामी और नाअहली है ना इस टाइम, ये चीनी के। अब नाकामी और नाअहली के साथ साथ इसमें मैं समझता हूँ कि जिस तरह से फेवरेटिज़म किया गया है इस हुकूमत की तरफ से, शहबाज शरीफ की तरफ से और उसकी तरफ से, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उसकी रीज़न है, देखें, इन्होंने चीनी का जो है वो डिमांड एंड सप्लाई का पूरा हुकूमत के पास एक मेकनिज़म होता है कि आप चीनी उतनी ही एक्सपोर्ट करने देते हैं जितनी आपको ज़रूरत से कोई ज़्यादा पड़ी हो वो करने देते हैं। अब या तो इनको किसी ने बेवकूफ़ बना के गलत फिगर्स दिए और चीनी सारी जो है वो एक्सपोर्ट हो गई, पीछे जो आपकी अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए वो चीनी नहीं थी। तो अब इस पे जो है ना वो एक्सपोर्ट जो कराई गई है चीनी, उससे एक तो एक्सपोर्ट से इनको पैसा मिला इन बड़ी एलीट कैप्चर को, और उसके साथ साथ जो चीनी का रेट इस एक्सपोर्ट से पहले 140 रुपए था, जो कि अब बढ़ के मार्केट में 200 रुपए तक चीनी मिल रही है। 200 रुपए तक, जो 200 से ज़्यादा भी है। हाँ, वो कहीं कहीं जो है वो, लेकिन 200 रुपए से पढ़ दे टाइम तो जो है ना। बिल्कुल शाह जी, इस पे जो 4-5 बड़ी फैमिलीज का मैं ज़रा जिक्र करूँगा जो सबसे बड़ा जिन्होंने एक्सपोर्ट की है, और ये वो लोग हैं जो हैबिचुअल हैं। इमरान खान के दौर में जब चीनी कमीशन बना था उसमें भी इनका नाम, और जो सबसे बड़ा बेनिफिशरी इसमें आ रहा है चीनी में, वो जहांगीर तरीन का है। उसने कोई 15 नंबर 1 पे जो है, इसने 15 अरब रुपए की कोई 99,000 टन चीनी जो है वो एक्सपोर्ट की है। अच्छा, दूसरे पे जो सबसे मैं वॉल्यूम के हिसाब से वो करूँ, वो मोने सिलाई साहब है। माशाल्लाह, मोने सिलाई और मियाँ आमिर महमूद हैं, ये जो दुनिया ग्रुप के जो ओनर हैं। अच्छा। उनकी है, उन्होंने कोई 3 अरब और 33 करोड़ मालियत की जो है ये चीनी एक्सपोर्ट की। ये दोनों ने इकट्ठी की है या अलग-अलग? ये इनकी मुश्तरका एक मिल है कोई। अच्छा, उसके बाद जो है वो तीसरे नंबर पे जो बड़ी जो वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए वो शरीफ फैमिली की है, जो मौजूदा वज़ीर आज़म है, इनके बेटों की और इनकी फैमिली की। उस पर जो शरीफ फैमिली का है, 2 शुगर मिल्स हैं, एक जो हमज़ा शहबाज, नुसरत शहबाज और सलमान शहबाज की मुश्तरका है रमज़ान शुगर मिल्स। ठीक, उसने कोई की है 2 अरब और 41 करोड़ की।
और ये कोई 16,116 मेट्रिक टन है। उसके साथ साथ हमज़ा शहबाज और नुसरत शहबाज की एक और है अल अरेबिया शुगर मिल, उसने 1 अरब और 20 करोड़ रुपए की चीनी जो है वो एक्सपोर्ट की है। फिर एक और इनकी शुगर मिल है जो कि इनके भतीजों की है, अब्दुल अजीज़ अब्बास शरीफ और अब्दुल्ला यूसुफ शरीफ, इनकी है चौधरी शुगर मिल। इन्होंने कोई 1 अरब और 49 करोड़ रुपए की है। सदर जरदारी के जो दस्ते रास्त हैं वो अब्दुल गनी मजीद जो इनके करीबी दोस्त हैं, उन्होंने भी कोई 91 करोड़ और 70 लाख रुपए की जो है वो चीनी एक्सपोर्ट की है। फिर ज़का अशरफ साहब जो साबिक चेयरमैन पीसीबी और वो भी जरदारी साहब के दोस्तों के बड़े करीबी दोस्त, उन्होंने 1 अरब और 67 करोड़ की उन्होंने चीनी जो है वो एक्सपोर्ट की है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ चीनी एक्सपोर्ट करने से नहीं है, जो कीमतें बढ़ी हैं उससे इनको सैकड़ों अरब रुपए जो बचे हैं। तो ये एलीट कैप्चर असल में ये है जो बिल्कुल बिल्कुल आई एग्री, इमरान में बंद करें। लेकिन थैंक यू, ये बहुत अच्छे नंबर्स आपने दिए, इस पर फिर भी बात करेंगे, हमने पहला टाइम ले लिया। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, प्रोग्राम के बारे में राय ज़रूर दीजिएगा और अगर कोई मालूमात हो तो talkshock777@gmail.com पे शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।